नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग इस सीरीज का 7वां पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र, ठीक है, याद रखना, सोडा अम्ल या अग्निशामक यंत्र में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है, यानी कि अग्निशामक के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, किसका? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका यूज करते हैं, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग अग्निशामक के रूप में किसको करते हैं यूज? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों को किसी का यूज नहीं होता है। किसका होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का औसत वेग प्रारंभिक और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के बराबर कब होता है? यानी कि जो इनिशियल और जो फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम के एवरेज के बराबर कब होता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो कब होगा? जब उसके एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो गति कर रहा हो। ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण से गति कर रहा हो। कहाँ पे देख लीजिए, समान त्वरण से गति पहला नंबर में ही आपका दे रखा है। ठीक है, और ये बात आप लोग जानते हैं कि जब समान त्वरण एक्सेलरेशन के साथ गति करता है तो इसका अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम वेग जो होता है ना, उसका अंकगणितीय माध्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल जैव अवकर्मण्य यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ दर्शाता है? देखिए क्या हुआ कि जैसे कि आपने कुछ यूज किया, ठीक है, अपने लिए यूज किया, कुछ खाने पीने के लिए यूज किया, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा है जो कि आपने यूज किया, उसके बाद जो उसका जो वेस्ट बच गया उसको आपने क्या किया? फेंक दिया। फेंका तो कहाँ फेंका? इन्वायरमेंट में हम लोग कहीं पे फेंक दिए। आप फेंकने के बाद अगर वो डिग्रेडेबल हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, मतलब ये सड़ गया, अगर वो सड़ के मिट्टी में मिल गया तो ये तो हमारे पर्यावरण के लिए सही है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं सड़ा, वो अगर लाखों करोड़ों साल तक वैसे ही रह गया तो ये हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता, वो सड़ जाता है। ठीक है, ये आपसे बचाना, तो आपको दे रखा है यहाँ पे अंडे का छिलका, चाय की पत्तियां, आलू के छिलके। देखिए अंडे का छिलका, अंडा खाया आपने, फेंक दिया छिलका, ये सड़ जाता है। चाय की पत्तियां भी सड़ जाता है, आलू के छिलके भी सड़ जाता है। तो आपको पहला ही ऑप्शन में दे रखा था कि ये सब बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए बबल पैक। सबसे पहले बबल पैक होता क्या है? आपने कोई मोबाइल ऑर्डर किया, मंगवाया, तो आपको मोबाइल में जो रैप किया जाता है ना, एक बबल, देखना प्लास्टिक का टाइप रहेगा लेकिन उसको बबल रहेगा, जो बच्चा लोग अक्सर फोड़ते रहता है। ठीक है, इसी को बबल पैक बोला जाता है, जो कि प्लास्टिक होता है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, कांच का बोतल नहीं होता बायोडिग्रेडेबल, दवा का बोतल नहीं होता बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये सब तीनों में से कोई नहीं है। आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यानी कि सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन है हमारे शरीर का? तो आप लोग 3 चीज आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, पहले जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो पूछा गया था ये हो जाएगा न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नर्व सेल हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में जो होता है वो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? सबसे बड़ी, हमारे शरीर के बारे में बता रहे, हमारे शरीर के जो सबसे बड़ी होता है कोशिका होता है वो महिलाओं का एग जो होता है, ओव्यूल जो होता है वो होता है। ठीक है, लिखते जाना। ठीक है, ओव्यूल। और सबसे छोटी, तीसरा नंबर में आप लोग लिख लीजिए, सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर का, सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? ये होता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म, ये होता है सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी हो गया कौन सा? सबसे लंबी हो गया कौन सा? तो नर्व सेल हो गया, या फिर न्यूरॉन इसको बोल दो। ठीक है, नर्व सेल। दूसरा में कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका, वो हो गया ओव्यूल। ठीक है, यानी कि एग जिसको बोलते हैं। और तीसरा सबसे छोटी कोशिका कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा स्पर्म। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित जीव द्वारा अपने शरीर के किसी भी भाग से एक जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाता है? देखिए, अब जो एक पूर्ण विकसित जीव है, अब अपना शरीर के किसी भाग से एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को रीजनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, फ्रेगमेंट तो नहीं होगा, बडिंग भी नहीं होगा, बडिंग हाइड्रा में होता है, फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में होता है, बाइनरी फिजन इसमें क्या होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, और पुनर्जनन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है? ठीक है, कोई ठोस है, कोई सॉलिड है। ठीक है, अब ये बन गया लिक्विड। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ये देखिए, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, यानी कि गल रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, या फिर फ्यूजन हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको दे देगा। तो देखिए यहाँ पे फ्यूजन दे रखा है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ये फ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलन जिसको बोलते हैं। अच्छा, इस तरह से जो होता है ना, जब भी कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तो इस तरह से है ना, हम लोग को एग्जाम में 8 से 9
जो होता है या फिर 8 से 10 जो होता है, इस तरह से बनता है पूछने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबको एक एक करके चलिए देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ठोस से जब द्रव में बनता है, कोई ठोस है, अब ठोस है, अब वो द्रव बन गया, यानी कि जिसको हम लोग मेल्टिंग गलन कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ है, बर्फ मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर के लिक्विड बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आता है इसी के जस्ट उल्टा, ठोस से द्रव, अब कोई द्रव है यानी कि कोई लिक्विड है, अब लिक्विड बन जाता है सॉलिड, ठीक है, लिक्विड बन जाता है सॉलिड। तो ये जो प्रोसेस होता है बनने का, इसको क्या कहा जाता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं गर्मियों के दिनों में लिक्विड पानी को डाल के फ्रिज में क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है, हिमांक बोला जाता है या फिर फ्रीजिंग बोला जाता है, जैसे कि बर्फ का जमना, ठीक है। नेक्स्ट होता है द्रव से गैस बनना, अब हम लोग लिक्विड बना दिए, ठीक है, अब कोई पानी है, लिक्विड है, अब लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे कि गैस बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग उबाल देंगे, ठीक है, वेपोराइजेशन कर देंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब इसी को पलट दो, फिर से हम लोग अगर द्रव को गैस बनाना है, अब इसको इसमें बनाना है, तो क्या करेंगे, जो द्रव है, अब द्रव को अगर हम लोग फिर से गैस है, गैस को अगर हम लोग फिर से लिक्विड बनाना है, गैस को हम लोग लिक्विड बनाना है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन कहा जाता है, कंडेंस कर देते हैं, ठीक है। ये वाला शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये टेक्निकल ये में आता है, ठीक है, हम टेक्निकल फील्ड से तो हमको पता है ये कंडेंसेशन क्या होता है। जब भी पावर प्लांट जो होता है, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट में होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पानी को स्टीम बनाया जाता है, कोयला को जलाया जाता है और पानी को स्टीम किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, भाप बनाया जाता है, ठीक है। अब इस स्टीम को टरबाइन, इससे टरबाइन को चलाया जाता है, ठीक है, इस स्टीम को हाईली प्रेशर से इसको मारा जाता है और ये टरबाइन घूमता है। अब घूमने के बाद जो वाष्प बचा आया, फिर उसको ले जाया जाता है ट्यूब के थ्रू और एक जगह जा करके इसको ठंडा किया जाता है, यानी कि कंडेंस। अब ठंडा कैसे होगा, तो यहाँ जाता है तो इसके दीवारों में काफ़ी ये ठंडा रहता है, जिस कारण से ये धीरे 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 पानी का बूंद बन के टपकने लगता है, इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंडेंसेशन, जब हम लोग गैस को डायरेक्ट लिक्विड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट होता है जब कोई ठोस को डायरेक्टली, कोई ठोस है, अब उसको डायरेक्टली गैस में बना दे रहे हैं। ठोस है, होता क्या है, नॉर्मली कोई ठोस है यानी कि कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, अब सॉलिड को बीच में आता है एक लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड के बाद गैस बनता है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि सॉलिड से डायरेक्ट हम लोग गैस बना रहे हैं, ठीक है, सॉलिड से गैस बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आप लोग का बहुत बार पूछा गया, सब्लिमेशन कहा जाता है। और एग्जाम में अभी तक जितना भी सब्लिमेशन से पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जाम्पल इसका सारा हम यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोग इतना कर लीजिएगा, सब्लिमेशन से आप लोग को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl। इसको एक बार एनटीपीसी में 2025 का ही था शायद, 2025, हाँ 2025 का एनटीपीसी में अमोनियम क्लोराइड नहीं दिया था, सिर्फ दे रखा था NH4Cl, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। और एक होता है बेंजोइक एसिड, तो ये जितना भी हम लोग एग्जाम्पल में दिए हैं, इस सबको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब्लिमेशन वाला। चलिए नेक्स्ट है गैस से ठोस में बनना। अब कोई गैस है, ठीक है, गैस, अब उसको डायरेक्टली हम लोग ठोस बना दे रहे हैं, लिक्विड में ना करके जस्ट उल्टा करके, कोई गैस है, अब गैस को डायरेक्टली हम लोग ला करके क्या बना दे रहे हैं, सॉलिड बना दे रहे हैं, सॉलिड। तो क्या कर रहे हैं, गैस को हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज जमा दे रहे हैं, मतलब गैस को डायरेक्टली सॉलिड में ले आ रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं डिपोजिशन बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। जैसे कि पाला, अब इसका एग्जांपल भी रख ली, नहीं बोलते, देखिए गांव में देहात में बोलते हैं पाला पड़ रहा है, या फिर ठीक है पाला का जम जाना, पाला पड़ना, ठीक है, जब वाष्पीकरण सीधे बर्फ बन जाता है। या फिर इसी को स्नोफॉल, आप लोग देखे होंगे कि जब ये यूरोपियन कंट्री में अक्सर बारिश नहीं होता, स्नोफॉल होता है। क्या होता है, वो जो होता है लिक्विड, वो डायरेक्टली जो गैस होता है डायरेक्टली जम जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्नोफॉल बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी कुछ आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए गैस से प्लाज्मा में बन जाना। गैस है, अब गैस प्लाज्मा में बनने का क्या होता है, मतलब गैस को हम इतना ज़्यादा, कोई गैस है, ठीक है, गैस है, अब गैस को हम इतना ज़्यादा हीट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग इसको हीट कर दे रहे हैं कि ये गैस जो होता है ना, अब ये आयन में, एटम में नहीं, एटम अब इसमें बचता ही नहीं, ये आयन में टूट जाता है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो इसी को बोला जाता है, अब जो ये जो स्थिति होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव आयन होता है और पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, और इसी स्टेज को बोला जाता है प्लाज्मा। और ये रियल लाइफ में अभी हमारे दुनिया में नहीं है, ठीक है, ये होता है कहाँ पे, तारों में होता है, ठीक है, स्टार्स में होता है। तो ये क्या कहाँ गया, ठोस से सॉलिड, हाँ गैस से प्लाज्मा, ठीक है, तो गैस से प्लाज्मा यानी कि इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन। आयन में टूटने का ही प्रक्रिया को नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में जब टूट जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है आयोनाइजेशन, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है आयोनाइजेशन, ठीक है। जब गैस को अत्यधिक उच्च ताप में गर्म किया जाता है तो परमाणु टूटकर आयन और इलेक्ट्रॉन में बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। और ये जो भी पदार्थ है, पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती है, ठीक है, इसलिए चौथी अवस्था है, ठीक है, और 5वां हो जाएगा बॉस आइंस्टाइन कंडेंस, ये होता है 5वां अवस्था।
ठीक है, BeC। चलिए, और ये होता है कहाँ पे, तारों में। अब इसी को उलट दो, गैस को प्लाज्मा, प्लाज्मा को अगर गैस में अगर हम लोग बना रहे हैं तो इसको बोला आयोनाइजेशन बोला था, उसको डीआयोनाइजेशन कर दो या फिर रिकॉम्बिनेशन करते हैं इसको, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है, प्लाज्मा से गैस का बनाना। तो यहाँ तक देखिए, इतना हम लिखवा दिए आप लोग को। इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में तो नहीं पूछने वाला है, जितना हम लिखवा दिए इतना कर लीजिए, काफ़ी है आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरिस्मेटिक उत्तक। अच्छा, मेरिस्मेटिक सेल जो टिश्यू जो होता है, ये होता क्या है, वैसा टिश्यू जो बार बार क्या होता है, सेल डिवीजन करते रहता है, ठीक है, बार बार सेल डिवीजन करता है। और सेल डिवीजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्रोथ करवाना रहेगा। तो पौधों में जो ग्रोथ जो करवाते हैं वो कहाँ पे, स्टीम में और जड़ों में जो होता है। और ये कहाँ पे होता है, जो तनों के टिप में होता है। अच्छा, ग्रोथ कहाँ से करेगा, टिप से ही करेगा ना, एकदम जो इसका टिप होता है वहाँ से करेगा। जड़ों में भी कहाँ पे करेगा, जो टिप में रहता है, ठीक है, टिप में एकदम अंतिम पॉइंट पे, तो यहाँ पे रहता है ये वाला मेरिस्मेटिक टिश्यूज, और यहाँ ग्रोथ कराने का काम करता है। तो ये वाला आपको क्वेश्चन बोला गया कि मेरिस्मेटिक उत्तक की कोशिकाएं अत्यंत सक्रिय होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, तो ये ग्रोथ का काम करता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस होता है, सेल वाल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बट क्या चीज़ नहीं होता, इसमें वैक्यूल्स नहीं होता। तो वैक्यूल्स किस में होता है, तो वैक्यूल्स होगा वैसे टिश्यू में या वैसे सेल में होता है वैक्यूल्स, जो फूड को स्टोर करता है, ठीक है, जितना भी फूड स्टोर करने वाला होता है, जैसे कि पेरेन्काइमा हो गया, ठीक है, पेरेन्काइमा हो गया, पेरेन्काइमा हो गया, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, पेरेन्काइमा में, यानी कि जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिक्त का, यानी कि ये डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूल्स नहीं होते इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, देखिए पूछा गया क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो सोडियम, देखिए इसके डायरेक्ट आप लोग इसके रिएक्शन से समझिए, ठीक है, ऐसे पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। रिएक्शन में क्या है, जब सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम जो है ना, सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, किससे, बेरियम से। तो ये बेरियम को हटा देता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पर नमक बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और ये जो बचा यहाँ पे, जो बेरियम बचा, ये बेरियम सल्फेट के साथ तो बेरियम सल्फेट बना लेता है, ठीक है। तो ये बेरियम सल्फेट बनाता है, और ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये व्हाइट कलर का होता है। तो व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट बनाता है, देखिए यहाँ पे देखिए, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप और NaCl बना लेता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है, रिएक्टिविटी टेबल पता है, ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से कर देते हैं, क्योंकि बेरियम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाना था, कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाने की प्रक्रिया, यानी कि विशेषता, ये जो इसका जो मेन जो इसका जो विशेषता होता है वो क्या कहा जाता है इसको, जैसे कि कार्बन 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 एक लंबा चेन बना लेता है। ये जो चेन बनाने की जिसको जो प्रॉपर्टी होता है, ये जो विशेषता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन कहा जाता है, जिसके कारण ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन 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 का एक बहुत लंबा चेन बना लेता है, ठीक है, इसको बोला जाता है कैटिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की दिशा, देखिए चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं, अगर आप लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो पृथ्वी है वो खुद में एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। तो जब कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या लेके जाते हैं, कंपास लेके जाते हैं, तो आपको हमेशा डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ इधर है, ठीक है, हमेशा। तो किससे नापते हैं हम लोग, इसकी दिशा किससे नापते हैं हम लोग, तो हम लोग नापते हैं मैग्नेटिक कंपास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का, मैग्नेटिक कंपास होता है जिसे हम लोग नापते रहते हैं। किसी भी जहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे आप कंपास लेके जाओगे तो हमेशा नॉर्थ की ओर दिखाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक कंपास। अच्छा, इसके अलावा भी और 3 दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमीटर, अमीटर से क्या नापते हैं, तो हम लोग करंट को नापते हैं, ठीक है, विद्युत करंट को नापते हैं। और अमीटर को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में इसको हमेशा जोड़ा जाता है, ना कि पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है। पैरेलल में हमेशा वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है और इसे वोल्टेज को मापते हैं, ठीक है। तो अमीटर से क्या नापते हैं, अमीटर से करंट को मापते हैं, वोल्टमीटर को वोल्टेज से मापते हैं, और इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग करंट को मापते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में, एकदम माइनर करंट जो होता है ना उसको मापते हैं, किससे, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और ये तो कैंपस तो मैग्नेटिक कंपास तो बता ही दिए, मैग्नेटिक फील्ड के जो रेखाएं दिशा बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का SI इकाई क्या है, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन का SI इकाई क्या था, आप लोग आमतौर पे जानते होंगे जूल, लेकिन अब देखो जूल तो आप लोग को याद रखना ही है, लेकिन अब जूल नहीं देता है, ठीक है, जूल ना देकर के न्यूटन मीटर दे देता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। अब ये आया कहाँ से, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं और डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लिखते हैं, तो न्यूटन मीटर भी इसका सही जवाब हो जाएगा, या तो जूल दे देगा आप लोग को या फिर न्यूटन मीटर दे देगा, ठीक है, दोनों में से दोनों ही सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा सही है। चलिए एक एक करके देखते हैं। चंद्रमा दूर होने पर गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपल्स होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, एक चीज आप लोग एकदम नोटिस कर लीजिएगा दिमाग में कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, ये कभी भी प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन फोर्स है ही नहीं, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है ना, वो हमेशा अट्रैक्टिव, वो हमेशा एक दूसरे को खींचेगा, ना कि रिपल करेगा, कभी भी नहीं। तो रिपल्स जहां जहां उसको तो उड़ा दो। यहाँ पे रिपल्स है, हटा दो इसको, रिपल है, हटा दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये दो तो पहला और दूसरा तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर में क्या है, चंद्रमा पास होने पर गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण अधिक होता है। जब दो पिंड है, अब जितना पास होगा इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये सही है, बिल्कुल ये सही है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इज मैक्सिमम व्हेन मून एंड जो अर्थ है वो जब पास में होगा तो ये सही है। देखिए चौथा वाला भी देख लेते हैं। चंद्रमा दूर होने पर गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित और अधिकतम होता है। दूर होगा, जैसे जैसे दूर होते जाता है पिंड, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कमजोर होने लगता है, और फिर एक समय बाद इसके बीच का जो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग कोई एक मिसाइल है या फिर एक सैटेलाइट है, उसको हम लोग अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। अब लॉन्च करते हैं तो जब तक हम लोग का जो एक एरिया है एटमॉस्फेयर का, जहाँ से हम लोग का जी एक्टिव रहता है, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग का एक्टिव है, वहाँ तक जब तक जाता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे इस एरिया के बाहर निकलता है तो जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब अब हमारे पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं होगा जी का, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होते जाता है, ठीक है। तो इसका तीसरा नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण पर समानांतर प्रकाश किरणें पड़ने पर परावर्तन प्रकाश क्या करता है। देखिए ये एक्चुअली पूछा क्या गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ना वो थोड़ा लैंग्वेज में चेंज किया था, ठीक है। कोई अवतल दर्पण है, ये लो अवतल दर्पण। अब बोला गया है कि अवतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरण, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है पी, इसके, अब आप कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस को पी से नहीं एक्स वाई से ले लो, एक्स से ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से इसके समानांतर जब कोई लाइट आता है तो ये जो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के गुजरता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर लाइट आएगा तो हमेशा याद रखना रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस से ही होकर के गुजरता है, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस पर अभिसारित होती है, वे प्रतीत होती है, एपियर टू कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करता है। तो सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे ग्रहण करता है, तो सिर्फ 1%, ठीक है। ये आप लोग एनसीईआरटी में दे रखा है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा, सिर्फ 1% ही क्या करता है, ग्रहण कर पाता है सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व का विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। और हम ग्रुप डी में जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम बता दिए थे आप लोग को कि जो भी हाईली रिएक्टिव जितना भी एलिमेंट होता है, जो उसका ओर से जब हम लोग उसको निकालते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ओर से निकाल के शुद्ध करते हैं, तो जितना भी जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है, जैसे कि होता है पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वहाँ किसी मैग्नीशियम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये सब हाईली रिएक्टिव होता है, और इन सब को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो जो हाईली रिएक्टिव यहाँ पे सोडियम को दे रखा है आपका, ये सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम भी होता है कई केस में हम लोग करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम को और भी तरीका है इसका और को शुद्ध करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई यानी कि इसका जो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कितना है आपको ये बताना था। तो अब आपको ये कैल्शियम का और क्लोरीन का मास नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक मास कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 35.5 होता है, ठीक है। 35.5 ही होता है, ठीक है। तो 35.5, अरे यार 38 क्यों लिखा गया, 35.5, और यहाँ पे दे रखा क्लोरीन कितना है, 2 है, तो 2 कर दो तो 35.5, 35 70 और 71, तो 40 + 71 कर दो, 40 और प्लस 71 कर दो, कितना आ जाएगा 1 और 7 11, 111 यूनिट हो जाएगा इसका, यूनिफाइड मास यूनिट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। कौन सा हार्मोन शरीर के सभी भागों को ग्रोथ वृद्धि करवाता है, तो ग्रोथ से पता चल जाएगा ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, इसी हार्मोन को कई बार लिख देता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी सही है, ठीक है। तो आपको ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे दे रखा है, वृद्धि हार्मोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को जो ना ये निकलता कहाँ से ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट देखिए 250 ग्राम जल में 25 ग्राम, देखिए इसके जस्ट पहले वाले जो शिफ्ट में पूछा गया था उसमें एक क्वेश्चन आया था, बट इसमें जो है ना उसमें दे रखा था, इसमें यहाँ पे क्या देखा, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा था, ठीक है, चाहे द्रव्यमान का दो चाहे वॉल्यूम का दो, किसी का भी दो, ठीक है, इसका फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है, क्या होता है कि तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, माफ कीजिएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्वेंट कहते हैं कोई यही नहीं है, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सोल्यूट कितना हम बता दिए थे, सोल्यूट कौन सा होता है, छोटा अमाउंट में जो होता है उसको सोल्यूट बोला जाता है, जो घुलता है। सॉल्वेंट क्या है, जल, यहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है जल, सोल्यूट कौन सा दे रखा है, कॉपर क्लोराइड है, जल में घुल रहा है और दोनों घुलने के बाद सॉल्यूशन बनाता है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 250 और प्लस 25 275, तो सॉल्यूशन तो मेरा हो गया 275 और सोल्यूट कितना हो जाएगा 25, तो 25 बटे 275, तो 25 बटे 275, अब काट दो, 4 दूनी 8 और 3 11 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 11 बटे 100 को काटा पीटी कर दीजिए तो 9 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है, तो 9.09% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम काट रहे हैं, एक चीज़ आप लोग को मैथ में बता दे रहे हैं, जब भी 25 से आप कोई चीज़ को काटिएगा ना, 25 से कोई चीज़ को काटिएगा तो 100 को काटते हैं 25 से तो 4 आता है, तो 200 को काटेंगे तो 8 आएगा, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए, जैसे कि अब 200 है तो 8 कर दिए, यहाँ पे 275 था, 275 था, हम 25 से जब हम काट रहे हैं इसको तो 275 है, तो डायरेक्टली कर दिए, यहाँ 2 है तो 4 दूनी 8 और इसका 3, 8 3 11, तो इस तरह से डायरेक्टली आप कभी भी 25 से काटिएगा तो इस तरह से डायरेक्ट आप काट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर, अच्छा देखिए आप लोग का जो ये जो एग्जाम हुआ था 2024 में एएलपी का, इसमें किस शिफ्ट का था ये 27 नवंबर का था, ठीक है, 27 नवंबर 2024 को, ठीक है, 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 18 ही क्वेश्चन आप लोग को दिया था, ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं, तो बाद में बोलिएगा सर 19वां नंबर और 20वां नंबर तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम 2-3 बार चेक किए तो सिर्फ और सिर्फ साइंस का 18 ही क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा 27/11 वाला में, 27/11/2024 का, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 18 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा था तो 20 क्वेश्चन 2 अपने से हम डाले हैं जो कि पूछा गया है अभी ग्रुप डी में ही। तो विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचेत होता है, ये 19वां और 20वां नंबर, तो कैथोड के जो विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे जो होता है ना, कैथोड पर निम्न में से कौन सा, तो कैथोड पे कौन सा होता है, तो धनायन हो जाता है, कहाँ धनायन, धनायन कैटायन जो होता है ना जमा हो जाता है, ठीक है, अपचेत होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा धनायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम लोग गेंद को पकड़ते हैं, ठीक है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींच लेता है, ये न्यूटन के किस गति नियम को दर्शाता है, देखिए इसको जरा समझिए, ये न्यूटन के जो है ना दूसरा गति नियम, और दूसरा गति नियम क्या बताता है कि दूसरा गति नियम कहता है कि न्यूटन का हम लोग जानते हैं, आमतौर पर जानते हैं फोर्स इंटू एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है ना वह संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि संवेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर के समानुपाती होता है फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा संवेग में परिवर्तन हो रहा है यानी कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, तो टाइम की रिस्पेक्ट में आप जरा इसको समझो, ये वाला जब तक नहीं समझोगे ना आप नहीं समझ पाएगा कि ये होता क्यों है। तो हम लोगों ने देखा कि चेंज इन मोमेंटम, फोर्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा आप देखो कि यहाँ पे एक गेंद है जो कि इस ओर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे खिलाड़ी का हाथ है, मान के चलो यहाँ पे हाथ है, अब इसको पकड़ना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लेते हैं कि t1 समय लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में गेंद को t1 समय में लगा, लेकिन बोला गया कि खिलाड़ी हाथ को अपने पीछे खींच लेता, क्यों, क्योंकि उसको चोट कम लगे, अब हाथ को हम यहाँ पे खींच के ले आए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक t1 था, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा t2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी t2 है, तो अब यहाँ से गेंद को लेकर के यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल समय कितना लग गया, तो t1 + t2, यानी कि अब जो मेरे पास टाइम हो गया तो t1 + t2 हो गया, यानी कि टाइम अब मेरे पास बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। अगर आप देखो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी का, यानी कि टाइम का, तो टाइम को हम जितना बढ़ाएंगे फोर्स हमको उतना कम लगेगा, और फोर्स को जितना बढ़ाएंगे टाइम हमको उतना ज़्यादा लगेगा, तो टाइम को हम कम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, टाइम अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स हमको कम लगेगा, यानी कि हम मेरे शरीर का जो झटका है हाथ में या जो लगेगा वो कम हमको दर्द होगा, तो यानी कि टाइम को हम यहाँ पे बढ़ा दिए, t1 + t2 कर दिए, तो हम लोग को चोट कम लगेगा, इसी कारण से इसको हम लोग हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, और ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बताता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ चला गया, हाँ 20वां नंबर का यहाँ पे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम, ठीक है, तो
ये रहा, और बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।